अ, कल्पना कीजिए कि एक 10 या 11 साल का बच्चा मतलब वो स्कूल में अपनी गणित की किताब खोल रहा है और उसे अचानक ये एहसास होता है कि जिस नई और शानदार डेस्क पर वो बैठा है ना, वो डेस्क किसी सरकारी ग्रांट से नहीं आई है, बल्कि उसके और उसके दोस्तों के माता पिता की एक छोटी सी बचत के कारण वहां रखी गई है। हाँ, और सुनने में बिल्कुल किसी ख्याली पुलाव या कहानी जैसा लगता है ना, लेकिन ये सच है। बिल्कुल। आज के हमारे इस विस्तृत विश्लेषण के लिए हमने जो स्रोत सामग्री खोजी है वो शिक्षा के पारंपरिक ढांचे को कुछ इसी तरह से एक नई और मतलब बिल्कुल अप्रत्याशित दिशा में ले जा रही है। सही कहा आपने। और हम जिस विषय की गहराइयों में आज उतरने वाले हैं वो है द बीमा स्कूल इनिशिएटिव। हाँ, और इस पहल का मुख्य उद्देश्य बहुत ही स्पष्ट है, जीवन बीमा और बच्चों की वित्तीय साक्षरता को एक साथ जोड़ना। इसका एक नारा भी है, आज सीखें कल सुरक्षित करें। जो कि अपने आप में बहुत कुछ कह देता है। तो आज की इस गहन चर्चा का हमारा मिशन ये समझना है कि ये पूरी अनूठी पहल काम कैसे करती है, इसके नियम क्या हैं और कैसे सिर्फ पॉलिसियों की संख्या किसी स्कूल के बुनियादी ढांचे को बदल कर रख सकती है। ठीक है, आइए इसे थोड़ा बारीकी से समझते हैं। मतलब स्कूल अक्सर हमें इतिहास या विज्ञान सिखाते हैं, लेकिन ये स्रोत कुछ बहुत अलग ही बात कर रहा है। मैं कहूंगी कि ये सच में एक बहुत ही साहसिक कदम है। जब हम इस पूरी पहल के स्रोत दस्तावेजों का विश्लेषण करते हैं तो ये बात सामने आती है कि ये महज एक वित्तीय योजना नहीं है। अच्छा, तो ये सिर्फ पैसे के बारे में नहीं है? बिल्कुल नहीं। ये युवा भारतीयों में मतलब उनके जीवन के शुरुआती चरणों में ही बीमा और वित्तीय साक्षरता को बढ़ावा देने का एक बड़ा विजन है। ये बच्चों को केवल किताबी ज्ञान तक सीमित नहीं रखता। और यही बात इस पूरे विषय को इतना रोचक बनाती है। अगर मैं इसे एक एनालॉजी से समझाऊं तो ये ऐसा है जैसे बच्चों को वीडियो गेम खेलने के बजाय असल जिंदगी के सर्वाइवल मोड की तैयारी करवाना। बहुत ही सटीक उदाहरण दिया आपने। इस पहल के तहत बच्चों को पैसे बचाना, परिवार की मदद करना, भविष्य की योजना बनाना सिखाया जा रहा है और सबसे अहम बात, बीमा का असल अर्थ सिखाया जा रहा है। हाँ, मुश्किल समय में लोगों को सुरक्षित रखना। लेकिन मुझे यहाँ एक बुनियादी समस्या नजर आती है। कैसी समस्या? मतलब मैं ये सोच रहा था कि क्या इतनी कम उम्र में बच्चों को मुश्किल समय या अनिश्चितताओं के बारे में सिखाना उनके लिए थोड़ा भारी नहीं हो जाएगा? इतनी कम उम्र में ये सब बताना उनके दिमाग पर बोझ तो नहीं डालेगा? ये एक बहुत ही स्वाभाविक और गहरी चिंता है। किसी भी बाल मनोवैज्ञानिक को शायद पहली नजर में यही लगेगा। लेकिन यहाँ जो बात सबसे दिलचस्प है वो है कि इस अवधारणा को बच्चों के सामने कैसे पेश किया जा रहा है। तो क्या उन्हें डराया नहीं जा रहा है? बिल्कुल नहीं। दस्तावेज इस बात पर बहुत जोर देता है कि ये बच्चों को डराने के बारे में नहीं है। इसके बजाय ये धीरे धीरे पैसे बचाने और जिम्मेदार बनने की अच्छी आदतें डालने के इर्द गिर्द बुना गया है। ओह, तो यह किसी अनहोनी के डर से ज्यादा सिर्फ एक अच्छी आदत विकसित करने पर केंद्रित है। पूरी तरह से। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि पैसे की समझ को परिवार की मदद करने जैसे बहुत ही गहरे और मानवीय मूल्यों के साथ जोड़ा जा रहा है। यह नजरिया सच में स्थिति को बदल देता है। हाँ, क्योंकि जब एक बच्चा ये समझता है कि गुल्लक में डाले गए उसके कुछ सिक्के भविष्य में उसके परिवार के लिए एक सुरक्षा कवच बन सकते हैं, तो वो खुद को एक रक्षक के रूप में देखने लगता है, डरे हुए बच्चे के रूप में नहीं। ये तो हुई बच्चों की मानसिकता की बात। लेकिन अब अगर हम इसके व्यवहारिक और गणितीय पहलू पर आएं, तो यह जानना बहुत जरूरी है कि आखिर एक सामान्य स्कूल बीमा स्कूल का दर्जा प्राप्त कैसे करता है। इसके लिए स्रोत सामग्री में कुछ बहुत ही विशिष्ट शर्तें और गणितीय फॉर्मूले दिए गए हैं। हाँ, और यहाँ कहानी सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। पहली शर्त यह है कि एक वित्तीय वर्ष में छात्रों की कम से कम 25 नई पॉलिसियां होनी चाहिए। ये पहला और सबसे सीधा रास्ता है। लेकिन एक दूसरा विकल्प भी है जो थोड़ा तकनीकी है। इसके अनुसार स्कूल को 2,50,000 रुपए का वेटेड रिसीव्ड प्रीमियम, जिसे WRP कहा गया है, वो हासिल करना होगा और साथ में कम से कम 15 नई पॉलिसियां भी होनी चाहिए। बिल्कुल। और स्रोत में इस WPR का एक पूरा फॉर्मूला दिया गया है। हाँ, WPR बराबर NSP प्लस FYRP प्लस सिंगल प्रीमियम का 10%। अब मैं सच कहूं तो ये सब सुनकर मुझे थोड़ा आश्चर्य हो रहा है। ये फॉर्मूला बिल्कुल किसी कॉर्पोरेट सेल्स टारगेट जैसा लगता है। क्या स्कूल अब विशुद्ध रूप से वित्तीय लक्ष्य पूरे कर रहे हैं? ये सवाल उठना बहुत लाजमी है। जब हम WPR और FYRP जैसे शब्द सुनते हैं तो ऐसा लग सकता है कि स्कूल अब नीतियां बेच रहे हैं। लेकिन मैं इस जटिल फॉर्मूले को थोड़ा डिकोड करती हूँ। हाँ, कृपया समझाइए, क्योंकि ये FYRP क्या है और इसकी जरूरत क्यों पड़ी? यह भारी भरकम फॉर्मूला इसलिए रखा गया है ताकि ये प्रक्रिया सिर्फ कागजी ना रहे।
मान लीजिए कि नियम केवल पॉलिसियों की संख्या तक सीमित रहते, तो स्कूल बस नाम मात्र की पॉलिसियां खुलवा देते और लोग अगले महीने से पैसे देना बंद कर देते। हाँ, कागजों पर तो लक्ष्य पूरा हो जाता। बिल्कुल। इसलिए इसमें प्रथम वर्ष का नवीनीकरण प्रीमियम यानी FYRP जोड़ा गया। इसका मतलब है कि ये फॉर्मूला उस प्रीमियम को ज्यादा महत्व देता है जो पहले साल के बाद दूसरी बार भरा जाता है। ओहो, तो ये निरंतरता को मापता है। ये सुनिश्चित करता है कि योजना बीच में ना छोड़ी जाए। एकदम सही। और वो सिंगल प्रीमियम के 10% वाला नियम भी इसी निरंतरता के लिए है। वो कैसे? अगर कोई एक ही बार में पूरा पैसा दे तो उसे सिर्फ 10% क्यों गिना जा रहा है? सोचिए, अगर ऐसा ना होता, कोई एक अमीर व्यक्ति एक ही दिन में 2.5 लाख की सिंगल पॉलिसी खरीद लेता और स्कूल का टारगेट एक झटके में पूरा हो जाता। और बिना बाकी बच्चों को शामिल किए स्कूल को दर्जा मिल जाता। कि वो आदत बनी रहे। मैं इसके पीछे के तर्क को समझ पा रहा हूं। अब बात करते हैं पॉलिसियों के पुरस्कार की। जब स्कूल योग्य हो जाता है तो इन वित्तीय लक्ष्यों को पूरा करने का सीधा फायदा स्कूल को कैसे मिलता है? इसके लिए प्रोत्साहन राशि के स्लैब दिए गए हैं। पहली टेबल पॉलिसियों की संख्या पर निर्भर करती है और दूसरी टेबल प्रीमियम या WRP पर। हाँ, स्रोत के अनुसार पहली टेबल में 25 पॉलिसी पर 10,000 रुपए मिलते हैं और 200 या उससे अधिक पर ये 1 लाख रुपए तक पहुंच जाता है। हाँ, लेकिन ये राशि WRP के अधिकतम 25% के अधीन होती है और दूसरी टेबल में 2.5 लाख रुपए के प्रीमियम पर 10,000 रुपए का प्रोत्साहन है, जो बढ़ते बढ़ते 20 लाख रुपए या उससे अधिक के प्रीमियम पर 1 लाख रुपए तक जाता है। इसमें एक नियम यह भी है कि यदि दोनों क्राइटेरिया पूरे होते हैं तो उच्च स्लैब का लाभ मिलेगा, है ना? बिल्कुल। बीच के स्लैब में होने पर निचले स्लैब को आधार माना जाएगा। अगर मैं इसकी तुलना करूं तो ये किसी क्रेडिट कार्ड की रिवॉर्ड पॉइंट सिस्टम या कैशबैक की तरह है। अर्थशास्त्र के नजरिए से इसे एक प्रोत्साहन संरचना ही कहा जाएगा। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा फर्क है। हम यहाँ पॉइंट से कोई गैजेट नहीं खरीद रहे हैं। बच्चों की पॉलिसियों से स्कूल में एक नई साइंस लैब या साफ शौचालय बन रहा है। स्रोत में लाइब्रेरी की किताबें, क्लासरूम फर्नीचर, पीने का पानी और एजुकेशन सॉफ्टवेयर का जिक्र है। अगर हम इसे व्यापक दृष्टिकोण से जोड़ें तो समझ आता है कि कैसे बच्चों की वित्तीय सुरक्षा का पैसा वापस उसी शिक्षा इकोसिस्टम के भौतिक ढांचे को मजबूत करने में निवेश किया जा रहा है। मतलब पैसा वही वापस आ रहा है जहां उसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। बिल्कुल। अभिभावक निवेश करते हैं, संस्था को पूंजी मिलती है और लाभ का एक हिस्सा वापस स्कूल की सुविधाओं में लग जाता है। ये एक बहुत ही शानदार चक्कर है। सच में बहुत शक्तिशाली विचार है। लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर के बाद जब हम स्रोत के अगले हिस्से पर आते हैं तो एक रणनीतिक बोनस की बात होती है। ये बालिका शिक्षा के लिए है। हाँ, ये इस पहल का शायद सबसे खास और रणनीतिक हिस्सा है जो एक गहरा सामाजिक प्रभाव डालता है। स्रोत के अनुसार 10% का अतिरिक्त बोनस मिलता है, लेकिन ये तब मिलता है जब योग्य स्लैब के तहत कुल पॉलिसियों का 50% बालिकाओं के जीवन पर लाया जाता है। तो इस सब का असल में क्या मतलब है? ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न खड़ा करता है। क्या ये सिर्फ गणित का एक नियम है या माता पिता को लड़कियों के भविष्य में निवेश करने के लिए मजबूर करने की कोई रणनीति है? इसे सिर्फ एक गणितीय बोनस मान लेना गलत होगा। ये असल में बिना किसी सीधे दबाव के लड़कियों की शिक्षा और सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए एक वित्तीय नज यानी प्रोत्साहन का काम करता है। बिना दबाव के मतलब कैसे? ऐतिहासिक रूप से हमारे समाज में लड़कों के वित्तीय भविष्य को प्राथमिकता दी जाती रही है। जब ये शर्त रखी जाती है कि अतिरिक्त 10% फंड के लिए आधी पॉलिसियां लड़कियों के नाम पर होनी चाहिए, तो स्कूल प्रशासन खुद एक प्रेरक की भूमिका में आ जाता है। अच्छा, क्योंकि स्कूल को अपनी नई लैब के लिए वो एक्स्ट्रा फंड चाहिए। बिल्कुल। अब शिक्षक अभिभावकों से विशेष रूप से बेटियों के लिए नीतियां लेने पर जोर देंगे। ये माता पिता को सोचने पर मजबूर करता है कि बेटी का भविष्य भी उतना ही महत्वपूर्ण है। ये तो समाज की सोच बदलने की बहुत ही कमाल की रणनीति है। आज के इस विस्तृत विश्लेषण से ये बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है कि बीमा स्कूल की यह पहल सिर्फ एक योजना नहीं है। मैं पूरी तरह सहमत हूँ। ये बच्चों को आज सीखें, समझदारी से पैसे बचाएं का संदेश दे रही है और साथ ही स्कूलों को आधुनिक सुविधाओं से लैस कर रही है। यह निश्चित रूप से वित्तीय साक्षरता और सामाजिक बदलाव का एक अनूठा संगम है। लेकिन आज की इस चर्चा को समाप्त करने से पहले मैं श्रोताओं के लिए सोचने का एक अंतिम और गहरा बिंदु छोड़ना चाहूंगी। बिल्कुल, बताइए। स्रोत सामग्री में इस बात पर जोर दिया गया है कि बीमा का अर्थ
परिवार की मदद करना और जिम्मेदारी है। अगर हम इस पर गौर करें कि बचपन से ही परिवार की मदद करने जैसी गहरी मानवीय भावनाओं को बीमा जैसी वित्तीय संरचनाओं के चश्मे से पढ़ाया जा रहा है, तो इसका क्या असर होगा? तो क्या भविष्य में जिम्मेदार होने की पूरी परिभाषा ही एक वित्तीय अवधारणा में बदल जाएगी? क्या आने वाले कल में देखभाल का मतलब सिर्फ एक अच्छी बीमा पॉलिसी होना रह जाएगा? ओह, यह तो सच में बहुत ही विचारणीय बात है। हम मानवीय भावनाओं को एक वित्तीय उत्पाद में बदल रहे हैं। ये श्रोताओं को गहराई से सोचने पर मजबूर कर देगा। इसी गहरे विचार के साथ हम आज की इस बेहतरीन चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं। हमारी स्रोत सामग्री ने हमें एक बहुत ही अलग नजरिया दिया है। अगली बार फिर मिलेंगे, तब तक के लिए विचार करते रहें।